Dear students, so I welcome you all on the YouTube platform of Wisdom ESCN Gate. So today we have Mr. Rahul. Rahul, right now he is working NTPC and he has done his diploma. So he will be sharing all his experiences, how a diploma students can crack this examination after competing among the, BTech students, engineering graduates, how he managed to do so. So welcome Rahul. So राहुल थोड़ा बताइए बच्चों को जो एग्जाम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई और एई की, कि आपने कहाँ से डिप्लोमा किया, क्या आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहा और कैसे आप इस टफ कंपटीशन में हाउ यू मैनेज टू डू सो, कैसे आप बीटेक बच्चों के बीच रहते हुए भी, क्योंकि जिस एग्जाम को आपने कंप्लीट किया उसमें उस एग्जाम में बीटेक बच्चे भी अलाउ थे, एनबीसीसी में Yeah, बीटेक होल्डर भी अलाउ रहते हैं and yes, sir. that means diploma is the minimum eligibility criteria. Even MTech holder भी allow रहते हैं. MTech can also apply. Yeah, So let's yeah. welcome Mr. Rahul. So now Thank you. the coin goes to you. So just Yeah, give your introduction, please. Everything. okay. Sir, my name is Rahul Kumar, and I'm from Hajipur, Bihar, and I have completed my diploma in civil engineering from Patna Sahib Technical Campus, Vaishali, and now which is also known as C.V. Raman University. At the time of college, sir, कभी मैंने ये सोचा नहीं था कि मुझे आगे चलकर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, बट उसी टाइम मेरे एक फैकल्टी थे जिनका ये मानना था कि बेटा आगे तुम्हें क्या करना है क्या नहीं इसके बारे में अभी से मत सोचो, सब्जेक्ट्स पे फोकस करो और टॉपिक्स को क्लियर करो। तो उस टाइम से ही मेरा ये स्ट्रेटजी रहा हमेशा से कि सब्जेक्ट्स को मैंने हमेशा से फोकस किया, जिस भी सब्जेक्ट में अच्छा लगा मन लगा उसी को फोकस किया। वहाँ से जब मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हो गया तो जैसा मैंने बताया गवर्नमेंट जॉब करने का कोई मोटो ही नहीं था, तो जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होने लगा। जब मेरा प्रिपरेशन जॉब इंटरव्यू के लिए जब चलने लगा तो बहुत सारे घर वालों ने भी समझाया, कुछ फैकल्टी मेंबर्स थे उन्होंने भी समझाया कि यू शुड गो फॉर गवर्नमेंट जॉब, तुम्हें प्रिपरेशन करना चाहिए, तुम्हारे अंदर वो इंट्यूज है जो तुम कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। बट उस टाइम भी कॉलेज टाइम में होती है ना बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से उतना अच्छा पढ़ाई में मन नहीं लगता या जो भी हो, तो लगता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता वहाँ से। लेकिन सबके पुश के बाद मैं तैयारी करने के लिए पटना चला तो गया, बस पटना चला गया था लेकिन प्रिपरेशन नहीं कर रहा था, ना ही वहाँ पे मेरा ये कोई इंटरेस्ट आ रहा था पढ़ाई करने में, और ना ही ऐसे कोई फैकल्टी मिल रहे थे जो कि मुझे अपनी मंजिल की ओर मोड़ पाए। और तो मेरा ऐसे ही चल रहा था लाइफ। फिर मेरा मुलाकात हुआ एक सर से, हिमानी उत्सव सर से। और फ्रैंकली स्पीकिंग आपके लाइफ में मेंटर्स होने चाहिए, जो कि मुझे उस टाइम तक उस एज तक मुझे कोई मेंटर्स मिले नहीं थे, और मेंटर होने चाहिए। मेरे लाइफ में एट द सेम टाइम दो टाइप के मेंटर्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, एक जो मेरे मोटिवेशनल मेंटर थे और दूसरे हिमानी सर जो कि मेरे एजुकेशनल मेंटर थे। जब उनसे पढ़ने के बाद उनका जो पढ़ाने का तरीका था, उन्होंने जिस तरीके से मुझे Thank you. समझाया, जिस तरीके से ये बताया कि किस तरीके से सब्जेक्ट में गेट इनटू होते हैं। मैं पहले क्या था, देखिए ना ही तो मैं किसी कोचिंग का, ना ही किसी टीचर का, और ना ही किसी पब्लिकेशन का यहाँ पे बुराई करने के लिए या फिर उनकी तारीफ करने के लिए बैठा हूँ, लेकिन जो मेरी एक्सपीरियंसेज है मैं बस वही बोल रहा हूँ। तो उस टाइम में क्या था, कुछ सर ऐसे मिले थे मुझे जिनका ये कहना था, इस बुक के ऑब्जेक्टिव्स रख लो जेई क्लियर, इस बुक की ऑब्जेक्टिव रख लो जेई क्लियर। लेकिन इनसे मिलने के बाद मुझे ये पता चला कि जेई बस नाम का है, लेकिन जब आप प्रिपरेशन करने जाते हो तो जेई जेई नहीं रह जाता। आप अगर एसएससी जेई की प्रिपरेशन करोगे तो उसमें आपको पता चलेगा पीटी तक तो ऑल ओके, बट मेंस में अगर 17 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें से 16 क्वेश्चन जो है आपको ईएससी से सीधे उठा के मिल जाते हैं। और एट दैट टाइम हिमानी सर सॉइल मैकेनिक शुरू कर रहे थे, और अभी क्या कहूँ उनके नोट्स के बारे में, मेरा नोट्स उनका अभी खुद मेरे पास नहीं है,
मेरे फ्रेंड्स को वो इतना पसंद आया, उन्होंने वो मुझसे ले लिया, ये बोल के ये जेरोक्स करा के तुम्हें वापस देता हूँ, बट आज तक मुझे वो वापस मिला नहीं। तो ये सारी चीजें होती हैं। कौन से फैकल्टी, कभी देखिए लाइफ में हमेशा एक मेंटर को चुनना चाहिए, और ये हमारे मेंटर रहे, जिनके गाइडेंस में मैं आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद फिर मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ कि तैयारी कैसे करना है। पहले मेरा पर्सपेक्टिव वही बन चुका था कि बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने हैं और एग्जाम निकल जाएंगे। बट जब मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, फिर उसके बाद ऐसा भी था कि ये बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस और किस तरीके से सॉल्व करना है, किस क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है, इस सब चीज़ों को भी ये बताते थे। तो ये सब को फॉलो करते हुए मैं फिर एसएससी जेई पे फोकस करने लगा। उसी टाइम एसएससी जेई की फॉर्म आ गई थी, फॉर्म डाल भी दिया था और 2-3 महीने हो भी गए थे। ये फोकस करते करते मेरा एसएससी सो प्रीलिम्स निकल गया। राहुल, ये बताएं कि आपका जो कॉलेज है वो प्राइवेट था या गवर्नमेंट था, या गवर्नमेंट सर फंडेड? नहीं, मेरा कॉलेज प्राइवेट कॉलेज था सर। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे बताना चाहूँगा, ये डिप्लोमा होल्डर है और ये भी डिप्लोमा होल्डर एक प्राइवेट कॉलेज से। तो अब प्राइवेट कॉलेज से डिप्लोमा होल्डर रहते हुए इन्होंने 3 एग्जाम्स क्रैक किया, जो ये आगे आगे आपको आपसे शेयर करेंगे अपनी एक्सपीरियंस से उस एग्जाम के बारे में। सो राहुल, मुझे याद है जब आप 2016 में एसएससी जेई मेंस क्वालिफाई किए थे, फिर कुछ जी कारणवश सर। आपका नाम उस लिस्ट से हटना, फाइनल लिस्ट से। सो वो एक जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ जिससे आप एकदम टूट गए थे, और मुझे याद है कि फिर आपको काफी समझाया गया, और फिर आप फिर उस चीज से उभरे और आज आप एनटीपीसी में एज ए जूनियर इंजीनियर वर्क कर रहे हैं। तो उस एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे आप कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ? एट द फाइनल टाइम, जब फाइनल जब रिजल्ट आना था एसएससी का, तो उस टाइम उसमें कुछ सीटों की कटौती हुई थी, और उन्हीं सीटों की कटौती हुई थी जिन पे डिप्लोमा वाले, जो डिप्लोमा होल्डर, जैसे कि उसमें एमईएस और एमईएस जो सीट होती है उस पर डिप्लोमा अलाउड नहीं होता है। डिप्लोमा अगर अलाउड होता है तो 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मेरा जो था, मैं जस्ट फ्रेशर पास आउट हुआ था और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे गाइडेंस अच्छी मिली तो मेरा पीटी भी हो गया और मेंस भी हो गया। बट लास्ट टाइम जब सीट कट हुई, और वो भी सीपीडब्ल्यूडी से, तो बहुत सारे डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं उनको फाइनली बाहर जाना पड़ा। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गया था, फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। तो मैंने फिर अपने मेंटर से बात किया, उनसे बात किया कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि जब इस तरीके से हो रहा है कि अब, और जैसा आप देख रहे हैं ईएसी वगैरह की सीटें कम होती जा रही थी, और अब तो ईएससी से रेलवे हट भी गया है, तो क्राउड कितना ज़्यादा एसएससी जेई पे बढ़ जाता है। तो उसके बाद मुझे लगने लगा कि नहीं, मेरे से नहीं होगा। तो फिर उन्होंने समझाया कि हो सकता है कि तुम्हारे प्रिपरेशन में थोड़ी कमी रह गई हो, या ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि ये एक बार में ही हो जाए। तो उनके समझाने के बाद, उन मेंटर से जब बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिला, फिर मिला कि नहीं, आई कैन डू इट। जब मैंने अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर इतना कुछ कर लिया है, तो मुझे ये लगा कि आगे भी मैं कुछ कर सकता हूँ, और सो फिर वहाँ से जाके मैंने, हाँ, ये शुरुआत किया। ओके राहुल, राहुल जैसा बताना चाह रहे हैं कि 2016 में क्या हुआ था कि सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ आपको। आपके 1000 वैकेंसी जाए इससे जेई में, जिसमें आपका सीपीडब्ल्यू, एमईएस, बीआरओ और फरक्का बैरेज एंड आई मीन ऑल जितने भी आपके विंग्स थे सब उसमें वैकेंसीज थी। तो राहुल की सिलेक्शन हो गई थी एज पर वैकेंसी। बट जब फाइनल लिस्ट आया, तो उसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी उसको कम कर दी गई, अबाउट 200 समथिंग पोस्ट स्क्रैप कर दिए गए। तो राहुल की जो रैंक थी वो थोड़ा नीचे था, क्योंकि डिप्लोमा होल्डर थे, तो ये सीपीडब्ल्यूडी में भी अलाउ नहीं थे कि डिप्लोमा होल्डर में पहले, मैं इस 2020 की बात नहीं कर रहा हूँ, 2020 के पहले डिप्लोमा होल्डर वेर नॉट अलाउड टू, आई मीन एमईएस। रिक्रूटिंग सीपीडब्ल्यूडी। ओके। सो राहुल के साथ यही हुआ था। फिर राहुल बहुत परेशान हो गए। ऑब्वियसली सी बात है, स्टूडेंट्स के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा तो वो परेशान हो ही जाएगा, बट ही ओवरकम ऑल द ट्रबल्स। सो अब आगे का रास्ता बताइए कि आपने आगे कैसे प्रिपरेशन की और क्या क्या एग्जाम आपने कंप्लीट किया? सर, उसके बाद वहाँ ये होने के बाद फिर से मैंने अपने शुरू से जो मेरे बुक्स थे, पहले तो मैं टेक्स्ट बुक पढ़ना पसंद करता हूँ सबसे ज़्यादा, और भी सबसे अच्छी बात ये होती है जो कि
सर के गाइडेंस में भी मुझे पता चला कि हमेशा ऑब्जेक्टिव बुक्स उठा के बैठ जाना ही कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। पहले आप टेक्स्ट बुक पढ़ो, टॉपिक्स को क्लियर करो, अगर टॉपिक्स क्लियर होंगे तो उसके ऑब्जेक्टिव्स खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जब टेक्स्ट बुक मैंने पढ़ना शुरू किया तो आगे मुझे एक प्रॉब्लम हो रही, जो कि मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन की थी स्टील की, जो कि स्टील स्ट्रक्चर जो है ये नहीं पढ़ाई जाती स्टेट गवर्नमेंट में। बिहार स्टेट की जो भी सिलेबस है एसबीटी की, उसमें स्टील स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाई जाती। तो फिर अगला बार से जो भी मैं पेपर देना शुरू किया उसमें स्टील स्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस करना शुरू किया। सीपीएम फर्ट जो कि बीटेक में अलाउड है, बीटेक वालों को पढ़ाया जाता है, उनका एक सब्जेक्ट होता है सीपीएम फर्ट, बट डिप्लोमा वालों को नहीं पढ़ाया जाता। तो मतलब एज पर एसबीटी में बात कर रहा हूँ, अदर स्टेट में हो सकता है पढ़ाया जाता हो। तो वहाँ से जो जो चीज़ें मेरी छूटती जा रही थी, कुछ सब्जेक्ट अगर मेरे लिए, जैसे कि आपको पता भी होगा, मेरा बहुत सारा एग्जाम जो है वो 0.75 0.25 ऐसे मार्क्स से छूटता था। तो इसके बाद हाँ, तो इसके बाद बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर मैंने ये करना शुरू किया कि आखिर क्या गलती हो रही है, गलतियों को फाइंड आउट करना शुरू किया। तो मुझे पता चला कि जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स या 0.5 जो छूट रहे हैं, मैं कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ के चल रहा हूँ जो मेरे डिप्लोमा में नहीं था, बट यहाँ पे उसे छोड़ने से नहीं चलेगा। साथ ही साथ मैंने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि मैं नॉन टेक को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था। मेरा ज़्यादा फोकस टेक्निकल पे होता था और नॉन टेक को मैं थोड़ा साइड करते चलता था। ये गलती मेरी हमेशा से रही, जिसकी वजह से मुझे ये भुगतना पड़ा और इतना टाइम लगा, नहीं तो मैं भी जैसा गाइडेंस था और पहले भी हो जाता जॉब। तो वहाँ से जब मैंने प्रॉपर फोकस किया नॉन टेक और टेक दोनों पे, जब कॉरेस्पॉन्डेंट एक साथ, तब जाके मुझे उसके 2 महीने के बाद ही डीडीए, एनबीसीसी और एनटीपीसी तीनों एग्जाम जो था 1 महीने में ही था। 5 दिन कोई पहले 5 दिन कोई बाद, तीनों एग्जाम मैंने दिया और ऊपर वाले की इच्छा या खुद की मेहनत। You scored all in a rank 3. यस सर। In NTPC एनबीसीसी also. में 2 थी। एनबीसीसी में 2 थी सर। Okay, NBCC में 2 थी. So Yes, sir. Mr. Rahul, who has secured all in rank 2 in NBCC 2018. Yes sir. 2018. Okay. Yes. So he was my student, Mr. Rahul. I have taught him. और ये पर्सनल गाइडेंस इनको मिलती रहती थी। और राहुल, आप एनबीसीसी में ऑल रैंक 2 उन बच्चों के साथ compete किया जो बीटेक होल्डर थे। तो पहले आपसे आप बताइए कि आपने जो बुक्स फॉलो की, क्या आज के समय में जो बच्चे होते हैं वो क्या चाहते हैं कि कैसे भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाए? दे आर फोकसिंग ऑन क्वांटिटेटिव वर्क, नॉट क्वालिटेटिव वर्क। उनको क्वालिटेटिव वर्क नहीं, वो सोचते हैं कि कोई क्वेश्चन जितना आसानी से बन जाए, दैट मींस दे हैव डन। सो राहुल, ये बताइए कि क्या आज के समय में एसएससी जेईई का जो पैटर्न है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पीएसयूज में, क्या उससे कुछ बच्चों से मैं किसी बुक का पब्लिशिंग ना मैं ना प्रमोट कर रहा हूँ और ना मैं उसके बारे में खामियां बता रहा हूँ, लेकिन आज के जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या खुरमी बच्चों के लिए एनफ है? नो सर, मेरे ख्याल से तो नहीं। हाँ, आपको सबसे पहले नहीं, खुरमी हो या गुप्ता हो या ऐसी किसी भी कोई भी पब्लिकेशन, किसी की बुराई करनी मैं नहीं कर रहा। सब में अपने अपने लेवल के क्वेश्चंस है, बट सिर्फ और सिर्फ उसी के भरोसे बैठ जाना, इसके वजह से आज कोई भी आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। यस, इसलिए आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा और तब क्वेश्चंस बनाइए। क्वेश्चंस बनाते समय कभी भी आंसर दिखने की कोशिश मत कीजिए। आप उसको 4 दिन बाद ट्राई कीजिए, 5 दिन बाद ट्राई कीजिए, 2 दिन बाद ट्राई कीजिए। If you are still facing the problem, then that means you are weak in that concept. Then you need to consult the books or notes or whatsoever you wish to do so. So राहुल, ये बताइए कि आज का जो एसएससी से जेईई का कट ऑफ हो रहा है, जो कंपटीशन का सीन है, उसको नजर रखते हुए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जूनियर्स को? माय फर्स्ट क्वेरी। माय सेकंड क्वेरी इज दैट कि आप सबसे पहले एक डिप्लोमा होल्डर्स को एक डर रहता है कि उनसे नहीं हो सकता है, वो अपने आप को इंफीरियर फील करते हैं कि नहीं, हमसे नहीं हो सकता, ये तो बीटेक होल्डर है, ये कम्पीट कर लेगा। वो सबसे पहले वो कॉन्फिडेंस ही लॉस कर देते हैं।
So you are just a true inspiration for them, because being a diploma holder from private engineering college of Bihar, you have cracked three examinations. I mean, three competitive examination with all the rank in top 500 in one AIR2 and in both AIR3. So just share some ideas कि उनको को कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, और सेकेंड कि डिप्लोमा होल्डर बच्चों को क्या करे कि उनको ये जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो फील ना हो, और डिप्लोमा होल्डर बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्रैक कर सके फॉर आई मीन दैट एग्जामिनेशन विच आर इंटेंडेड फॉर देम। देखिए ऐसा है सर, बात करें डिप्लोमा होल्डर्स की, तो आज का जो सीन है, जो क्राइटेरिया है या जो क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस के पैटर्न रहते हैं, तो इसमें आप कहीं पे भी ये नहीं कर सकते कि मेरा दायरा यहीं तक है, मैं इस लेवल का क्वेश्चन बना के रख लिया मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चंस अब लिमिटलेस होते हैं, क्वेश्चंस का दायरा लिमिटलेस हो गया है। आपको सीधे के सीधे ईएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको एसएससी जेईई में मिल जाएगा। तो इसके लिए डिप्लोमा होल्डर्स को सबसे पहले तो ये छोड़ देना होगा कि अगर उन्हें तैयारी करनी है, अगर उनको ट्रैक करना है, तो उनको ये सोच तो उनको दिमाग से बिल्कुल निकाल देना होगा, ये डर निकाल देना होगा कि वो बेटर नहीं कर सकते। ऐसे मैं ही नहीं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जिन्होंने मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। 2014 में मेरे एक सीनियर थे, जब वो उस टाइम जब एसएससी जेईई की होती थी ना वैकेंसी तक, तो उसमें इंटरव्यू भी होता था। उसमें उनसे पूछा गया था कि इतने सारे बीटेक वालों के बीच में आप अकेले चुन के आए हैं, कि आपको लगता है कि आप इंटरव्यू क्रैक कर पाइएगा? उनका यही आंसर था कि सर इतने सारे बीटेक वालों में से अगर मैंने पेपर क्लियर करके आया है तो इंटरव्यू में क्रैक कर लूंगा। वेरी गुड। और यही कॉन्फिडेंस हर एक डिप्लोमा होल्डर्स को दिखानी चाहिए, क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस और मोरल लो रहे तो आप आगे कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए पहले तो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए कि मैं ये कर सकता हूँ। एक अपना बेस्ट मेंटर चुने जिनको आपको जरूर फॉलो करना है। Yes, mentor is the prominent thing which each and every student should have. उनको पता होना चाहिए किस बॉल पे आपको स्ट्राइक लेना है, किस बॉल पे आपको 4 लगाना है, किस बॉल पे 6 लगाना है। बिकॉज अगर आप अच्छे बॉल पे भी 4 और 6 लगाने की कोशिश करेंगे, then you will be out and you will be in the pavilion. So a good cricketer, a good bowler, a good batsman knows when and where he has to strike. Yes sir. So carry on राहुल। पहली चीज तो ये होती है सर कि अभी के जो भी पेपर हो गए हैं टाइम बेस्ड हो गए हैं। टाइम बेस्ड जैसे एसएससी जेईई मेंस 2 घंटे 300 मार्क्स के पेपर है ना, और प्री 2 घंटे 200 मार्क्स के पेपर। तो इन सब चीजों के लिए अगर मेंटर होते हैं तो वो आपको समझाते हैं कौन से सेक्शन को पहले करना है, कौन से सेक्शन को बाद में करना है। और अगर मेंटर्स नहीं हो तो क्वेश्चन आते हुए भी लड़के ये गलती करके चले आते हैं कि जो सेक्शन सबसे टफ है उसको पहले करने में टाइम गवा देते हैं, और जो इजली है जो वो बहुत कम टाइम में बना सकते थे उनको वो छोड़ के चले आते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने बोला कि मेंटर्स होना चाहिए, वो तो बिल्कुल ही होना चाहिए, और उसके फॉलो। दूसरा चीज ये है सर मेरे ख्याल से कि सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट को थॉरोली कंप्लीट करें और उनके बाद जितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं उनको करें। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट जब आप ले रहे हैं क्वेश्चन की तो ऑब्वियसली गलत होंगे, एरर्स आएंगे, लेकिन उससे घबरा नहीं जाना है। खुद को बिल्कुल कूल रखना है, काम रखना है और फिर से सॉल्व करना है, बार बार सॉल्व करना है, इतना बार सॉल्व करना है, क्योंकि जब तक सक्सेस नहीं मिल जाए तब तक सॉल्व करना है। क्योंकि ओनली द थिंग जो कि हमें परफेक्ट बना सकती है वो है प्रैक्टिस। अगर हम प्रैक्टिस ना करें तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैं यही कहना चाहूँगा, और कभी ये नहीं सोचे कि मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ, मैं बीटेक होल्डर हूँ, क्योंकि अभी उनको 80% बीटेक वाले मिल जाएंगे जो भी एसएससी जेईई का फॉर्म डालते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा क्राउड अभी हो भी चुका है, तो उनको कम्पीट करना पड़ेगा। कोई आज के ज़माने में कोई दायरा नहीं है क्वेश्चन का, और ये दायरे लेके चलने से भी कोई काम नहीं चलेगा। तो मैं उनको बोलूँगा कोई भी एक बुक को फॉलो नहीं कीजिए, टेक्स्ट बुक को फॉलो कीजिए, टेक्स्ट बुक को पढ़िए, उसके बाद हर एक बुक का क्वेश्चन कीजिए, लिमिटलेस जाइए। अपने लिमिट को कंट्रोल में मत रखिए कि मेरा लिमिट बस यही 2 बुक है, ये 2 बुक में करके ऐसा क्वेश्चन। So राहुल का ये नहीं कहना है कि आप टेक्स्ट बुक
एक ही टॉपिक को 10 टेक्स्ट बुक कीजिए, नॉट सपोज टू डू सो। इनका कहना है पहले टेक्स्ट बुक करिए और प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। जो आपको क्वेश्चन लगता है डिफिकल्ट, मेक ए नोट ऑफ दैट, मेक ए कॉपी ऑफ दैट, आई मीन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के कॉपी करिए, उसी को बार बार रिवीजन कीजिए। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर ऑन द बिहाफ ऑफ द विजडम ESEN गेट, दैट आज के समय में SSC JEE की जो क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ सीट्स होते हैं अबाउट 10 to 12 होते हैं। तो पहले क्या था, एक फिक्स था कि हमारा बिल्डिंग मटेरियल में 23 मार्क्स आ रहा है, फिर 20 to 23 मार्क्स से क्वेश्चंस आएंगे, उसका सर्वे आएगा, फिर हाईवे आएगा, फिर एनवायरनमेंट आएगा, दैट्स ऑल। बट नाउ द एवरीथिंग हैज बीन चेंज्ड because the questions are being asked, I mean the examination has been taken in 12 or 10 to 12 shifts. So in some shift questions can be from hydrology, but in other shifts questions cannot be from hydrology. So if you are skipping two, or if you are even you are skipping a single subject, सपोज आप स्टील का स्किप कर देते हैं, स्टील पहले SSC JEE नहीं पूछता था, लेकिन स्टील को स्किप करते हैं, हो सकता है कि जिस शिफ्ट में आप दे रहे हो उसमें स्टील से ज्यादा क्वेश्चन हो। So you need to focus, I mean you need to have attention on each and every subjects with equal proportions, I mean with equal percentage, with equal concentrations, and the practice should be done thoroughly, revision should be done thoroughly. So the more you revise, the more will be the probability of getting the results, getting the selections. Okay, Rahul. So now I congratulate once again Mr. Rahul Kumar on the behalf of Wisdom ESEN GATE. Now he is an NTPC engineer. And thank you, Rahul. Wishing you good luck for your future. Stay home, stay safe, and be happy. Thank you very much.